Hello friends, welcome back. As you know, we are covering ancient Indian history and we have completed two chapters of it. First one prehistory and second Indus Valley civilization. And in the last lecture we have completed it holistically. If you have not watched those lectures, you can go watch. Then you can come this session and practice some important questions. So we will keep this class in bilingual, English, Hindi both. So let's start with the first question. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement about geographical spread of the Harappan civilization. Options: its total area exceeded that of ancient Egypt and Mesopotamian combined. It extended from the Makran coast in the west to the Meerut in the northeast. Third option: no other Bronze Age culture of the 3rd millennium BCE had a comparable spatial spread. तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है तो आप बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, टोटल एरिया एक्सीडेड दैट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन कंबाइंड। तो एक तरीके से दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन ओनली, बट आपको एक जनरल आइडिया होना बहुत जरूरी है। मैंने लेक्चर में बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो बहुत ही वास्ट है। आपका जो चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इनसे काफी बड़ा। अब इसमें ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन में इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन कंबाइंड पूछा हुआ है। तो इसमें भी आपको देखना है, अगर आप मैप देखे हुए हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन का तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कंबाइंड भी करते हैं तभी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन ज्यादा बड़ा है उसमें। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो आपका नाइल रिवर वैली और उसके डेल्टा के अराउंड था, प्रैक्टिकली आज के डेट में इजिप्ट में, और आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आपका इराक, पार्ट ऑफ सीरिया, टर्की में है, कुवैत भी है उसमें। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइंड एरिया लेते हैं तो वो आपको अप्रॉक्स 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है, जबकि हम एलोन हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आपका मोर देन 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका था, इट एक्सटेंड फ्रॉम द मकरान कोस्ट इन द वेस्ट एंड मेरठ इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली ये आज के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का नॉर्थ ईस्ट है। तो इसको देखते हैं। तो मकरान कोस्ट हम जानते हैं, वहां पे जो इम्पोर्टेंट सिटी थी उस वक्त की आपका सुक्ता गेंडोल, और आपका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, आलमगीरपुर। तो यही आपका मेरठ के पास का एरिया है और सुक्ता गेंडोल आपका मकरान कोस्ट पर है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट है, नो अदर ब्रॉन्ज एज कल्चर ऑफ द 3rd मिलेनियम बीसीई हैड कंपैरेबल स्पेशल स्प्रेड। तो हम जानते हैं 3rd मिलेनियम बीसीई के अराउंड जो ब्रॉन्ज एज कल्चर, जो नॉन सिविलाइजेशन है आपका इजिप्शियन है, मेसोपोटामियन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका जो कंपैरेबल कल्चरल स्पेशल स्प्रेड है वो हमने देखा है अभी की इजिप्शियन और मेसोपोटामियन कंबाइंड इंडस वैली का सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा था। तो फ्रॉम दैट वी कैन इजिली गेट इट कि ये थर्ड जो ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 1 2 3 डी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स के बारे में है। हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़े भी हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी बोथ शो एविडेंस ऑफ ऑल 3 phases ऑफ हड़प्पन कल्चर। सेकेंड स्टेटमेंट, सुक्ता गेंडोर एंड सुरकोटड़ा वाज अ कोस्टल हड़प्पन सिटीज मार्क्ड बाय सिटाडल। थर्ड स्टेटमेंट, कालीबंगन बनावली shows both pre-हड़प्पन and हड़प्पन cultural phase।
तो ये भी आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसके आंसर को डिस्कस करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है इसका, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी बोथ शोज द एविडेंस ऑफ ऑल थ्री फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ये मैंने लेक्चर में बताया भी हुआ है कि जो धोलावीरा राखीगढ़ी है, ये आपको अर्ली मैच्योर एंड लेट हड़प्पन पीरियड में तीनों में दिखाई देता है। और इसके बाद मैंने आपको दो और बताया था, जो आपका कालीबंगन है, कालीबंगन एंड बनावली, ये आपको अर्ली एंड मैच्योर में दिखाई देगा। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सुक्ता गंडोर एंड सुर कोतला व्हाट कोस्टल हड़प्पन सिटीज मार्क्ड बाय सिटाडेल। तो आपको कोस्टल जो सिटीज हैं उसके बारे में आपको एक बार आप मैप में जरूर देखिए। जैसे इंपॉर्टेंट जो कोस्टल सिटीज थे उस वक्त, जैसे सुक्ता गंडोर हो गया, आपका बालाकोट हो गया, लोथल हो गया, तो आपका सुक्ता गंडोर हो गया। तो ये सब आपका जो इम्पोर्टेंट कोस्टल सिटीज थे। तो उसमें जो आपका सुर कोतड़ा है वो कोस्टल सिटीज नहीं था, और ये आपका इनलैंड सिटीज था, और मार्क्ड बाय सिटाडल भी था। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, कालीबंगन एंड बनावली शोज द प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चरल फेज। ये हड़प्पन कल्चरल मीन्स मैच्योर फेज की बात हो रही है। तो हमने देखा है कि कालीबंगन एंड बनावली जो है वो अर्ली एंड मैच्योर फेज दोनों में एग्जिस्ट करता था। तो ये सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वन एंड थर्ड, और वन एंड थर्ड तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये डिस्कवरी के बारे में है। डिस्कवरी के बारे में हमने लेक्चर में पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे उससे रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इसका ऑप्शन को देखते हैं आप। द हड़प्पन सील वाज नोटिस्ड इन 1853 बट इट्स सिग्निफिकेंस वाज नॉट अंडरस्टूड। सेकंड ऑप्शन, द आर्कोलॉजिकल पैटर्न ऑफ हड़प्पन वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली आफ्टर द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो। थर्ड ऑप्शन है, लार्ज स्केल एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो वर कैरिड आउट अंडर द जॉन मार्शल इन द अर्ली 1930s। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये इंट्रोडक्शन से है क्वेश्चन। जब हम सिविलाइजेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू में इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, जो आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट सील वाज आइडेंटिफाइड इन 1853, हमें पता है उस वक्त जो भारत में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर, जिनको अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर भी बोले जाते हैं। तो इन्होंने उस वक्त देखा था एक सील, उस सील पे एक्चुअली ये सील है, उस पे एक बुल का इमेज था और नीचे कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। बट उस वक्त ये स्क्रिप्ट किसी को पढ़ना नहीं आता था। हालांकि अभी भी ये स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड है, मीन्स डिसाइफर्ड नहीं हुआ है, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है। तो उस वक्त जब लोगों को समझ में नहीं आया तो उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाता है कि फर्स्ट सील नोटिस वाज इन 1853 बट सिग्निफिकेंस वाज नॉट अंडरस्टूड, बिकॉज कि वो स्क्रिप्ट जो थी वो डिसाइफर्ड नहीं थी उस वक्त, और अभी भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है, द आर्कोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ हड़प्पा वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली आफ्टर द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो, ये आपका रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो हड़प्पा है इसको हम जानते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा एक्सकेवेट किया गया, और साइमल्टेनियसली आपका आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो। तो अब ये साइट्स जो है वो इंडिपेंडेंट एक्सकेवेट की गई थी, इसका डिपेंडेंस नहीं था मोहनजोदाड़ो पे, जो हड़प्पा का साइट था। तो सेकंड ऑप्शन इसीलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन जो आपका है, लार्ज स्केल एक्सकेवेशन मोहनजोदाड़ो कैरिड आउट अंडर द जॉन मार्शल इन अर्ली 1930, तो ये आपका एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो जॉन मार्शल जो थे, डायरेक्टर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, आपका अर्ली 1900 करीब 2 डेकेड में थे ये,
2.5 कर सकते हैं एक्चुअली। तो जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के द्वारा, तो वहां पर उसका जो इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आया, तो उसके बाद फर्दर एक्सकेवेशन 1930s ऑनवर्ड जॉन मार्शल के अंडर स्टार्ट हुआ। तो आपका इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आपका बी हो जाए, फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाउन प्लानिंग से है। तो विथ रेफरेंस टू द अर्बन लेआउट एंड मोनुमेंट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First option, the spatial segregation of citadel from lower town indicates functional differentiation rather than mere social stratification. Second option, monumental brick structures primarily reflect religious authority rather than administrative control over surplus. Third option है, grid pattern of streets intersecting at right angles suggest a preconceived urban planning rather than organic city growth. तो आप इसको सॉल्व जरूर करिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आज मैं इजी क्वेश्चंस ही लेकर आया हूँ, बिकॉज अगर आप इनको करते हैं और आपने लेक्चर देखा हुआ है, तो आपका जो नॉलेज है वो और कॉन्क्रीट हो जाएगा, आपका नॉलेज जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको जरूर सॉल्व करिए। तो आंसर को डिस्कस करते हैं। द स्पेशल सेग्रीगेशन ऑफ सिटाडेल फ्रॉम लोअर टाउन इंडिकेट फंक्शनल डिफरेंशिएशन rather than mere social stratification। तो अब ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो सिटाडेल है, because we found on citadel different structures such as the assembly hall हमें मिला, फिर स्टोरेज मिला, ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ। तो अब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका एक फंक्शनल यूज है। इस पर जो है कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। कॉमन लोगों के लिए जो हाउसेस थे लोगों को रहने के लिए, वो हमें लोअर टाउन में मिले हुए जो नॉर्मल ब्रिक्स के बने होते थे। तो ये दिस इंडिकेट द फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हमारा ये बात प्रूव होती है कि वहां पे एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, मोनुमेंट ब्रिक स्ट्रक्चर प्राइमरली रिफ्लेक्ट रिलीजियस अथॉरिटी रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर सरप्लस। अब हड़प्पन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, हड़प्पन कल्चर वाज अर्बन सिविलाइजेशन। तो अब अर्बन सिविलाइजेशन है, तो वहां पे एग्रीकल्चरल सरप्लस रिक्वायर होगा, और एग्रीकल्चर सरप्लस हम वहां पे देखते हैं। तो इसकी वजह से इसको मैनेज करने के लिए कोई एक अथॉरिटी की जरूरत होगी। तो अब ये अथॉरिटी जो है वो कैसी अथॉरिटी थी, इसके बारे में हमने हड़प्पा के पॉलिटी में डिस्कस किया है कि वो अभी श्योर नहीं कि मर्चेंट की अथॉरिटी थी, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम था, कोई स्टेट कंट्रोल चीजें थी, कोई सिंगल रूलर था, मल्टीपल रूलर्स थे, ऐसे डिफरेंट थ्योरीज हमने देखी थी। तो हमें ये क्लियर नहीं है, बट हमें एक बात तो क्लियर है कि वहां पे कोई रिलीजियस अथॉरिटी नहीं थी, जो हमें मेसोपोटामिया में दिखा है। मेसोपोटामिया में हमें जो लोअर सिटीज है वहां पे प्रिस्ट रूल करते थे, हमें टेम्पल्स भी मिले हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। तो ऐसा सच हमें यहाँ नहीं मिला है, तो यहाँ पे कोई रिलीजियस अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। तो ये ऑप्शन जो आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है, द ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल सजेस्ट अ प्री कंसीव्ड प्लानिंग। तो ये ऑब्वियस है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें हड़प्पा में जो रोड्स मिले हैं वो 90 डिग्री पे कट करते थे, और इस तरह की जो प्लानिंग है, जो ग्रिड पैटर्न है, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न जो है वो कोई सिटी अगर नेचुरल ग्रोथ हो रही है तो उसमें नहीं दिखता है। जैसे हमें मेसोपोटामिया में जो भी सिटीज मिले हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिटीज हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन है। वो इजिप्ट में जो सिटीज हैं वो टेम्पल्स के अराउंड सिटीज डेवलप हुए हैं, किसी मोन्यूमेंट के अराउंड सिटीज डेवलप हुए, तो बहुत हैफेजार्ड है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके पीछे कोई प्लानिंग, प्री कंसीव्ड प्लानिंग होना जरूरी है, पहले से प्लान किया गया, उसके बाद सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। तो थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3, तो आपका
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड कंपेरेबल वाटर स्ट्रक्चर्स। The structural features of the Great Bath indicate an emphasis on controlled access and regulated use. The comparison between the Great Bath and the tank at Dholavira suggests a continuity of ritual practice across geographically distant Harappan cities. The presence of an outlet drain from the Great Bath rules out any ritual interpretation of the structure. तो आंसर डिस्कस करते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या थे? जैसे हमें ग्रेट बाथ में हमें क्या क्या मिला है देखने को, स्टेप्स मिले हुए हैं। अब स्टेप्स जो है वो दोनों साइड में मिला हुआ है, बोथ साइड ऑफ द टैंक। फिर हमें साइड में रूम्स मिले हुए हैं, जो क्लोथ को चेंज करने के लिए यूज होता होगा। फिर हमें आपको वाटर ड्रेन करने के लिए एक आउटलेट मिला है। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चरल फीचर हैं आपके ग्रेट बाथ के। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिकेट एंड एम्फसाइज ऑन कंट्रोल्ड एक्सेस एंड रेगुलेटेड यूज। अब जब ऐसी डिजाइन है, ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर है, तो ये इम्प्लाई करते हैं कि पॉसिबली वहां पे इसका कोई नॉर्मल यूज नहीं होगा, कोई कैजुअल बाथिंग के लिए यूज नहीं होता होगा, जो हमने देखा भी था उस वक्त। कोई एक रिचुअलिस्टिक पर्पज होगा, तो वहां पे रेगुलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज की ज्यादा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है, द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेट बाथ एंड द टैंक ऑफ धोलावीरा सजेस्ट a ritual practice across geographically distant Harappan site। तो ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदाड़ो मिला है, एक टैंक हमें धोलावीरा में मिला है। तो धोलावीरा में जो टैंक मिला है उसका दो पर्पज हो चुका है। एक पर्पज उसका रिचुअलिस्टिक पर्पज भी हो सकता है, क्योंकि हमें भी वहां पे स्टेप वॉल मिले हैं, ड्रेनेज आउटलेट मिला हुआ है। और उसका जो एक है कॉमन यूज, जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर व्यू है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज होता था, बड़ा टैंक था। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। उसके जो कनेक्टेड थे चैनल्स हैं वो मल्टीपल डैम्स हैं। लेकिन इसका एक रिचुअलिस्टिक पर्पज हो सकता है, जैसे उपेंद्र सिंह ने कहा है कि देयर वाज अ कल्चरल यूनिटी डिस्पाइट द वास्ट जियोग्राफिकल स्प्रेड। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका, द प्रेजेंस ऑफ आउटलेट ड्रेन फ्रॉम द ग्रेट बाथ रूल्ड आउट एनी रिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसमें एक्चुअली अपोजिट स्टेटमेंट है, ये रूल आउट नहीं करता है बल्कि सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है कि कोई रिचुअलिस्टिक पर्पज होगा, क्योंकि कोई भी स्टैग्नेंट वाटर यूज नहीं किया जाता है रिचुअल में। वहां पे वाटर आपका फ्रेश होना चाहिए, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए वाटर का। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 और 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू द granaries and associated features in the Harappan sites, consider the following statements. First option, the proximity of granaries to the river banks indicate their integration with the transport and rail distribution network. Second option, circular brick platform found near granaries represent an intermediate stage between storage and consumption of agricultural surplus. इसको आप ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर को देख सकते हैं। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेनरीज टू द रिवर बैंक्स, रिवर बैंक indicates and their integration with the transport and redistribution network। हमें एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि हड़प्पा में हमें जो ग्रेनरीज मिला हुआ है वो रावी रिवर के जस्ट बहुत ही क्लोज है। तो ऐसे में मल्टीपल सिटीज में मिले हुए हैं जो ग्रेनरीज है वो रिवर्स के क्लोज है। तो उसका एक पर्पज ये भी था रिवर के क्लोज की, आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो आपका इजीली हो सकता था उस वक्त, जो रिवर्स के थ्रू थे। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म नियर द ग्रेनरीज। सपोज करिए यहाँ पे आपका ग्रेनरीज है, इसके बाहर सर्कुलर जो है वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे। अब ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म जो है रिप्रेजेंट एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द स्टोरेज एंड कंजम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस। तो ये
ऐसा कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं था। इसका मेन पर्पस ये था कि यहाँ पे थ्रेसिंग वगैरह होती होगी, जो भी ग्रेन्स आते होंगे उनकी थ्रेसिंग होती होगी, क्लीनिंग, उसके बाद ये ग्रेनरीज में स्टोर किए जाते होंगे। क्योंकि हमें जो इसके सर्विसेज हैं उसमें हमें मिले हुए हैं बार्ले के और वीट के, बार्ले और वीट के हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ओनली वन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। With reference to the ecological and agrarian foundation of the Harappan civilization, consider the following statements. Option number 1. The fertility of the Indus region in ancient times was more dependent on annual river inundation than on rainfall. Second option, the destruction of natural vegetation reduced both timber availability and the ecological conditions favorable for rainfall. Third option, flood control measures using burnt brick wall indicate that inundation was a sporadic rather than a regular phenomena. तो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। Fertility of the Indus region in ancient time was more dependent on annual inundation river than on rainfall. अब एक्चुअली आपको सबसे पहले इनंडेशन के बारे में जानना होगा। इनंडेशन एक्चुअली होता है कि जो सीजनल ओवरफ्लो होता है रिवर वाटर का बियॉन्ड इट बैंक, जिसकी वजह से जो एडजेसेंट लो लाइंग एरिया है उसका जो फ्लड प्लेन है कुछ टाइम के लिए सबमर्ज हो जाता है। सपोज करिए आपका रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ गई, कुछ भी इसका रीजन हो सकता है, स्नो मेल्टिंग ज्यादा होगी, बारिश होगी, तो ये फ्लड प्लेन जो ये वाला एरिया आपका फ्लड प्लेन का, ये आपका सबमर्ज हो जाएगा। इसको इनंडेशन बोलते हैं। तो एनुअल इनंडेशन वहां पे था, इसका हमें एविडेंस भी मिला क्योंकि वो ज्यादातर विंटर क्रॉस पे डिपेंड थे, जो कि आपके विंटर्स में सो करते थे, पर्टिकुलरली आपका दिसंबर में, उसके बाद उसको अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते थे, और अप्रैल के बाद जो है जून के आसपास आपका जो फ्लड है वो वहां पे आता था। तो फ्लड के पहले वो अपने फसल को हार्वेस्ट कर लेते थे। तो ये और वो एक एरिड रीजन भी है, हम जानते हैं, और वहां पे ऐसा बहुत ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होता है, वो आज भी है आपका अराउंड 15 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन रिड्यूस बोथ टिम्बर अवेलेबिलिटी एंड द इकोलॉजिकल कंडीशन फेवरेबल फॉर रेनफॉल। तो हमें पता है कि नेचुरल वेजिटेशन अगर है तो उससे आपका रेनफॉल जो है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इससे मॉइस्चर कंटेंट एयर में बढ़ता है, फिर जो ऑर्गेनिक रिसोर्स भी बढ़ते हैं, जो आपके कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं, या हम ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन से दो फायदा होता था, रेनफॉल इंक्रीज होता था और टिम्बर प्रोवाइड किया जाता था, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है टिम्बर, एज ए फ्यूल यूज होता है, क्योंकि वो एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी जिसमें ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो ब्रॉन्ज के लिए जो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो फ्यूल का यूज होता था वो टिम्बर से ही आता था। तो जब इसका डिस्ट्रक्शन हुआ तो इसकी वजह से दोनों रिड्यूस हो गए, आपके रिड्यूस द टिम्बर अवेलेबिलिटी एंड द इकोलॉजिकल कंडीशन फेवरेबल फॉर रेनफॉल। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है फ्लड कंट्रोल मेजर यूजिंग द बर्न ब्रिक वॉल इंडिकेट दैट इनंडेशन वाज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक नहीं था, ये एक्चुअली एनुअल बेसिस पे था। याद रखें ये रेगुलर के हैं, रेगुलर फ्लडिंग थी, और जो बर्न ब्रिक वॉल है ये एक परमानेंट सोल्यूशन है आपका रेगुलर फ्लड को रोकने के लिए, उसके सोल्यूशन में, ना कि कोई आपका स्पोरेडिक फ्लड आ रहा है। तो आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका ऑप्शन वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी and practice in Harappan civilization. The absence of discovered hose and flocks conclusively proves that the agriculture relied entirely on manual techniques. Evidence from the pre-Harappan furrows at Kalibangan suggests continuity of plough agriculture into the Harappan period. The limited use of canal irrigation indicate conscious adaptation to the floodplain agricultural rather than a technological backwardness. इसके आंसर को डिस्कस करते हैं।
absence of discovered hoes and flocks है। अब एक्चुअली ऑप्शंस इसलिए है क्योंकि पहली बात तो हम जानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। वहां पे हमें एग्रीकल्चरल सरप्लस था और वहां पे टेक्नोलॉजी भी थी। हमें बनावली में मिला हुआ है आपका पुलाव का एविडेंस, टेराकोटा मॉडल, फिर हमें कालीबंगा में फॉरो फील्ड मिले हुए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल एग्रीकल्चर होते थे और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता था। और प्लॉक्सेयर और आपके हो भी यूज होते होंगे, लेकिन अभी इसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस इसलिए नहीं है, मे बी उस वक्त ये मेटल्स के नहीं होंगे जो हमें रिकवर नहीं हुए हैं, और ये आपके वुड वगैरह के बने होंगे जो कि समय के साथ डीके हो गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट, द ऑप्शन ऑफ डिस्कॉर्ड, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है एविडेंस फ्रॉम प्री हड़प्पन फरोज एट कालीबंगन, ये हमें मिला हुआ है वहां से, कंटिन्यूटी इन एग्रीकल्चर इनटू द हड़प्पन पीरियड, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका द लिमिटेड यूज ऑफ कैनाल इरिगेशन इंडिकेट अ कॉन्शियस एडाप्टेशन टू द फ्लड प्लेन एग्रीकल्चर रेदर देन अ टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। जैसे हम जानते हैं कि उस वक्त की जो जितने भी सिविलाइजेशन थी उसमें सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिविलाइजेशन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन ओनली। सो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो फ्लड प्लेन फार्मिंग थी वाज ए इफिशिएंट एडॉप्शन, इट वाज नॉट एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to agricultural surplus storage and economic organization in the Harappan civilization, I have considered the following statement. The location of granaries at Mohenjo-daro and Harappa suggests state control over surplus rather than household storage. The cultivation of rice at Lothal indicate uniform cropping patterns across the Harappan region. The practice of storing cereals and tax and redistributing them as a wages find parallels in Mesopotamia. तो आंसर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है लोकेशन ऑफ ग्रेनरीज एट मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सजेस्ट स्टेट कंट्रोल ओवर सरप्लस rather than a household storage। तो अब ये हाउस होल्ड स्टोरेज तो थे नहीं, स्टेट कंट्रोल इसलिए इसको हम मान सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ह्यूज ग्रेनरीज मिली हुई और ये कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी जिसके द्वारा ये ग्रेनरीज का कंस्ट्रक्शन होता होगा जो सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए होता होगा। और इसका जो लोकेशन है वो हमें सिटाडल पे मिला हुआ है और सिटाडल पे जो है वो कॉमन लोगों का लिविंग के लिए नहीं था। वी ऑलरेडी सॉ कि जो कॉमन लोग थे वो लोअर टाउन में स्टे करते थे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन द कल्टीवेशन ऑफ राइस एट लोथल, लोथल में जो हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं। अभी यूनिफॉर्म क्रॉपिंग पैटर्न अक्रॉस द हड़प्पन रीजन हमें नहीं शो करते क्योंकि हमें फर्दर डिफरेंट हड़प्पन साइट से हमें डिफरेंट ग्रेन्स के एविडेंस मिले हुए, डिफरेंट हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एविडेंस मिले हैं, जैसे आपका बार्ले हो गया एंड पल्सेस, मस्टर्ड, व्हीट, तो डिफरेंट जो ग्रेन्स हमें मिले हुए। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग सीरियल्स एज ए टैक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम एज ए वेजेस फाइंड इन मेसोपोटामिया, हमें मेसोपोटामिया इंफरेंस मिलता है कि वहां पे जो बार्ले का यूज होता था वो वेज की तरह यूज होता था। तो जो बार्ले है वो एज अ वेज वर्कर्स को दिया जाता था। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्चुअली यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको आप इजीली कर पाएंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम चैनलाइजिंग वाटर इनटू अ कनेक्टेड रिजर्वायर। तो इसका आंसर आपका है धोलावीरा। धोलावीरा में हमें एक लार्ज टैंक मिला है और यहाँ पे हमें स्टेप्स भी मिले हुए हैं। तो इसका दोनों सिग्निफिकेंट है, ज्यादा सिग्निफिकेंट इसका जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और बट इसका एक रिचुअल सिग्निफिकेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्टेप्स टैंक हमें मिले हुए, स्टेप्स मिले हुए हैं उसमें। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। फर्दर हम और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आज हमने टाउन प्लानिंग ही मेजरली कवर किया और एग्रीकल्चर से 1-2 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो रिमेनिंग टॉपिक है सोसाइटी, पॉलिटी, आपका इकोनॉमी, रिलीजन,
डिक्लाइन, तो इन सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो तब तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।